जय हिंद साथियों, पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बायोलॉजी की शानदार क्लासेस। और इस क्लासेस में मॉक 24 को हम लोग करेंगे डिस्कस। मॉक 23 अभी तक हम लोग पूरा कर चुके हैं और हर एक सेशन की शुरुआत में हम कुछ अच्छी लाइन के साथ इस सेशन को शुरू करेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत भी हम लोग कुछ अच्छी लाइन के साथ करेंगे और ये कुछ अच्छी बातें आप लोगों के लिए यहां पर मैंने रखी है कि अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा खुद दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमें, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। देखिए, बहुत ही प्यारी बात यहां पर लिखी है कि यहां पर एक छोटा सा टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हौसला। अगर व्यक्ति के अंदर हौसला हो तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ सकता है। और ये कहा जाता है कि सीढ़ियां उनके लिए बनती हैं जिन्हें आसमान पर नहीं छत पे जाना है, पर आसमान पर हो जिसकी नजर, उसे तो अपने रास्ते खुद बनाना है। तो आप अपनी मेहनत, लगन और मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर आप लोगों को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हर सेशन की तरह आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आप लोगों के लिए कल के सेशन में होमवर्क क्वेश्चन था, यहां पर दिया गया है कि किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीके को लेकर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल लास्ट 23 मॉक में लास्ट क्वेश्चन दिया गया था। डीपीटी का फुल फॉर्म यहां पर क्या होता है तो हम लोग पढ़ने वाले। तो डीपीटी यहां पर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और हो जाता है यहां पर आखिरी में टिटेनस। तो अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से आने वाला है जो आप लोगों को देखना है। एक टीका होता है जिसे हम लोग डीपीटी का टीका कहते हैं। यहां डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। डिप्थीरिया यहां पर एक रोग होता है, यह रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा। वही अगर हम लोग पर्ट्यूसिस की बात करें तो पर्ट्यूसिस भी एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज होती है। पर्ट्यूसिस एक प्रकार के जीवाणु द्वारा होने वाला रोग होता है। वही अगर टी से बात करें तो टिटेनस हो जाता है। टी से हम लोग अगर डिस्कस करें तो टिटेनस हो जाता है। ये तीन बीमारियां हम लोगों को पढ़ना है। पर्ट्यूसिस को हम लोग काली खांसी के नाम से भी जानते हैं, वोपिंग कफ, काली खांसी भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तीनों बीमारियों को ठीक करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो चलिए इसके ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर दिया गया है, देखिए यहां पर एक छोटा सा टर्म है रोहिणी। रोहिणी आपको हर ऑप्शन में मिलेगा। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रोहिणी होता है ये इन्हीं का हिंदी नेम होगा। तो यहां पर दिया है रोहिणी, जैसे डिप्थीरिया जैसे होता है इसे रोहिणी भी कहते हैं। वही फिर हम लोग बात करेंगे वोपिंग कफ और टिटेनस। तो रोहिणी, वोपिंग कफ और टिटेनस यानी कि कुकुर खांसी और टिटेनस, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया था। तो चलिए टीकों से लेकर काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। शुरुआत करते हैं आज के मॉक 24 की। और मॉक ये सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आप लोगों का एक लाइक हम लोगों को मोटिवेशन देता है। तो चलिए मॉक 24 को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन का। यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उनमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। वाटर को बैलेंस करने वाला ऑर्गन हमारे अंदर कौन पाया जाता है। आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देके रखे हैं, हार्ट, यकृत, गुर्दे या फिर फेफड़े। देखिए चार अलग अलग प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और यहाँ पर वाटर बैलेंस की बात की गई है, यानी जल का संतुलन। हमारे शरीर के अंदर जल का संतुलन कौन बनाता है, इस बात को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। देखिए जल संतुलन को हम लोग, अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसे हम लोग एक छोटे से टर्म से भी समझा सकते हैं और इस छोटे से टर्म्स का नेम होगा ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम लोग देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन एक टर्म होगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में क्या होगा, या फिर इसे हम लोग परासरणीय परासरणीय नियमन के नाम से भी जान सकते हैं। परासरणीय नियमन नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। इसमें किसका रोल होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, उस रक्त के अंदर से जितनी भी अशुद्धियां होती है, रक्त से जितनी भी अशुद्धियां होती है, उन्हें हमारी किडनी छानने का कार्य करते हैं। यानी कि यह फिल्टर करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। वही अगर हम लोग बात करें तो रक्त से पूरा का पूरा प्लाज्मा का भाग यहाँ से सेपरेट हो जाता है और वही हमारा जो शुद्ध रक्त बचता है वह हमारी वाहिनियों में बहता रहता है। तो वाटर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है, पानी की जो अतिरिक्त मात्रा हमारे रक्त में होती है, उसको भी छानने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन हमारे पास में है, यहाँ पर दिया गया हृदय, यकृत, गुर्दे और फेफड़े। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने है किडनी। तो किडनी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है।
यहां से क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि हमारे शरीर में एक रोग होता है, इस रोग का नाम होता है एडिशन रोग। यह एडिशन रोग का संबंध हमारे शरीर में किस अंग से है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क के लिए छोड़ के रखा है। कमेंट बॉक्स में सभी को डिटेल नोट्स लिखकर इसका जवाब दीजिएगा। जवाब देना है तो एडिशन रोग हमारे शरीर में किस से संबंधित है, किस अंग से संबंधित है? तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। यहां पर दिया गया है कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक का नाम हमें बताना है। यानी बोन टू मसल्स जो कनेक्शन कर रहे हैं उस ऑर्गन को हम लोग क्या कहेंगे? अगर हम लोग हमारे अंदर टिश्यूज की बात करें तो डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एनिमल में सभी जंतुओं में कुल 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जिन ऊतकों में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले आता है उपकला ऊतक, या जिन्हें हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होगा, और कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 यहां पर हम लोग देखने वाले हैं पेशी ऊतक को, पेशी ऊतक। और आखिरी वाला जो ऊतक हमारे सामने होने वाला है इसका नाम होने वाला है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अगर इन चारों ऊतकों में हम लोग देखें, यहाँ इपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और यहाँ पर नर्व टिश्यू, 4 प्रकार के ये ऊतक हमारे अंदर होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन सा होता है, तो जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक माना जाता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हमारे अंदर शरीर के अंदर संयोजी ऊतक के रूप में कौन कौन से ऊतक देखने को मिलते हैं, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ जो कंडरा होता है, कंडरा यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक माना जाता है। वही अगर हम लोग स्नायु की बात करें, ये भी संयोजी ऊतक है। तो यहाँ न्यूरॉन देखेंगे तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, और वसामी ऊतक, फैटी टिश्यूज भी या एडिपोज टिश्यू भी एक प्रकार के संयोजी ऊतक माने जाते हैं। परंतु हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। तो अगर हम लोग अस्थियों से मांसपेशियों के जोड़ने की बात करें तो 2 ऊतक जिनका नाम बड़ा ही प्रचलन आप लोगों को याद रखना है, एक होता है कंडरा और एक होती है स्नायु। अगर हम लोग कंडरा की बात करें तो यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं टेंडोन, और ये हो जाता है लिगामेंट, ये हो जाते हैं लिगामेंट। कंडरा जो टेंडोन होते हैं ये क्या होते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये हमारी हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का काम करते हैं। यानी बोन टू मसल्स कनेक्शन किसके द्वारा होगा? टेंडोन के द्वारा। वही अगर बोन टू बोन कनेक्शन की बात करें तो बोन टू बोन कनेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? बोन टू बोन कनेक्शन किया जाता है स्नायु यानी कि लिगामेंट के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे टेंडन और लिगामेंट, ये कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हम देखेंगे कि अस्थियों से पेशियों को जोड़ने की बात हो रही है, तो अस्थियों को पेशी से जोड़ने का काम कंडरा के द्वारा किया जाता है, यानी कि टेंडोन के द्वारा किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होने वाला है टेंडोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करें स्नायु की, तो स्नायु क्या होते हैं, यानी कि जो लिगामेंट होते हैं वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हम लोग टेंडोन को देखेंगे, यानी कि कंडरा इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला का अगला प्रश्न हमारे सामने हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है। यहां पर पूछा गया है कि फेफड़ों के आवरण को यहां से क्या कहा जाता है? हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन है, वो किसी न किसी आवरण से ढके हुए होते हैं, और इन आवरणों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा हेतु यह आवरण अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगर हम लोग देखें फेफड़ों की, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, अगर हम लोग फेफड़ों की बात करें तो हमारे लंग्स में आसपास एक छोटी सी झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे लंग्स को कवर करने का काम करती है। और इस झिल्ली का नाम आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहाँ ऑप्शन देके रखा है, एक पेरिकार्डियम झिल्ली, दूसरा है फुफ्फुस झिल्ली जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, एक होता है पेरिकार्डियम और एक होती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का संबंध अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर पेरिकार्डियम पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम हमारे हृदय से संबंधित होती है, हृदय से संबंधित होती है। अगर हम लोग पेरिटोनियम नामक झिल्ली की बात करें तो यह हमारे मस्तिष्क के रिलेटेड भी हो सकती है, और वही यहाँ पर हम लोग इसको हमारा जो पाचन तंत्र है उससे भी संबंधित हम लोग इसको ले सकते हैं।
वही अगर पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियल जो झिल्ली है, पेरिकार्डियल झिल्ली, यहाँ ये भी हार्ट से दोनों जो वर्ड है वो मिलते जुलते हैं। और वही एक वर्ड हमारे पास बचता हुआ है, क्या है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि फुफ्फुस झिल्ली। और इस फुफ्फुस झिल्ली का जो संबंध है वो हमारे फेफड़ों से होता है। तो यहाँ जो फेफड़ों के आसपास जो झिल्ली पाई जाती है इसे हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और यही प्लूरल मेम्ब्रेन, जो प्लूरल झिल्ली होती है, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है और इस लिक्विड को हम लोग प्लूरा लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे फेफड़ों को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करते हैं। तो आप मुझे उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में यहाँ पर आया होगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टर्म और भी आ जाता है, एक रोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मेनिनजाइटिस नाम का रोग। ये मेनिनजाइटिस किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका जवाब देना है। आप लोगों को सबसे अच्छे से कमेंट करना है, आप सभी के कमेंट हमारे द्वारा पढ़े जाते हैं, तो आपका सही जवाब यहाँ पर होना जरूरी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और इसका सही जवाब हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता इनमें से किसके पास होती है, यानी मैक्सिमम एफिनिटी किसके अगेन, किसके प्रति ये दिखाएगा अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें। वैसे अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य हमारे शरीर के अंदर O2 और CO2 का संवहन करना होता है। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे अंदर गैसों को, यानी O2 एंड CO2 का एक्सचेंजेशन करवाता है, परिवहन करवाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम एचबी के द्वारा किया जाता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जब ऑक्सीजन और CO2 के साथ इसकी संबंधितता होती है, तो ऐसे ही हीमोग्लोबिन में अगर हम लोग देखें तो अधिकतम बंधुता की हीमोग्लोबिन किसके साथ सबसे जल्दी बॉन्डिंग कर लेता है, किसके साथ जुड़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है, क्योंकि अधिकतम मैक्सिमम एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जो एफिनिटी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि यह ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ये बॉन्डिंग कर लेता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर है तो यह टॉक्सिसिटी अवेलेबल करवाएगी और हमारा जो रक्त है वो जहरीला हो सकता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन सबसे मैक्सिमम जो एफिनिटी है वो किसके साथ दिखाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है। चलिए अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जब हीमोग्लोबिन हमारे अंदर, जब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें ग्लूकोज का एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है, ब्लड के अंदर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है क्योंकि इंसुलिन के द्वारा ये कंट्रोल नहीं किया जाता, तो जब हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ में बॉन्डिंग करे तो इसे हम लोग ग्लाइको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग ग्लाइको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ग्लाइको हीमोग्लोबिन के नाम से किस हीमोग्लोबिन को जाना जाता है, जब हीमोग्लोबिन बॉन्डिंग कर लेता है एचबी के साथ में। तो इतनी जानकारी आप सभी को यहां से क्लियर हुई होगी। चलिए आज के इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। देखिए आपने अभी तक पढ़ा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, हमारे अंदर ग्लूकोज का स्तर कितना होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है। पर आप जरा इस यूनिक क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मानव रुधिर में जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। बहुत कम विद्यार्थीगण ऐसे क्वेश्चन पर फोकस कर पाते हैं और बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। अब मैं आपको थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझा देता हूँ क्या होता है। हमारे अंदर जब हम लोग भोजन के साथ में वसा का या फैट का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार से वसा जाती है। एक वसा जिसको हम लोग संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं, सेचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं। वही एक प्रकार की वसा जिसे हम लोग असंतृप्त वसा या नॉन सेचुरेटेड फैट के नाम से भी जानते हैं। नॉन सैचुरेटेड फैट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, तो प्रिय विद्यार्थीगण आपको विशेष ध्यान देना इस बात पर कि संतृप्त वसा हमेशा जंतुओं से प्राप्त की जाती है, जंतुओं से प्राप्त की जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें मिल्क की,
तो दूध जंतुओं से मिलने वाला एक प्रोडक्ट होता है, और इस दूध से बनने वाले सभी उत्पाद, इस दूध से बनने वाले सभी उत्पादों में सैचुरेटेड फैट अवेलेबल रहेगी। जैसे अगर हम लोग बात करें, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट में घी अवेलेबल होता है, घी, पनीर और भी कई प्रकार के अलग अलग उत्पाद है जो दूध से बनते हैं। तो इनके सेवन से हमारे शरीर के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हानिकारक होता है। यहाँ अगर हम देखें असंतृप्त वसा की, तो सारी असंतृप्त वसा हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, यानी इन्हें प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और हमारे अंदर इनके रहने से या इनके अत्यधिक मात्रा से हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये बात आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि संतृप्त वसा अगर अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो यह कोलेस्ट्रॉल का रूप धारण कर लेगी, और यह कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक हो जाने पर हमारी धमनियों में जमना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण हृदयाघात की स्थिति निर्मित हो जाती है। हार्ट अटैक आना इसमें कॉमन जो है सिम्टोम होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, हमारी कोरोनरी धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि कितना सामान्य लेवल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य लेवल कितना होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा 80 टू 120, 80 टू 100 हमारे अंदर ग्लूकोज का अमाउंट होता है, कितना ग्लूकोज होना चाहिए। वही 120 टू 140, 140 टू 180 और 180 टू 200 अगर हम लोग देखें तो सामान्यतः हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होता है वह 180 टू 200 मिलीग्राम परसेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर माना जाता है। अगर 200 से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो इसे हमारे शरीर के लिए, यह हमारी धमनियों में जमना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है, और हृदयाघात जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सारी जानकारी मैंने यहाँ से दी है, आपको समझ में आएगा कि कोलेस्ट्रॉल का सामान्य लेवल कितना होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इंसुलिन का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था। इंसुलिन, जिसे आप सभी लोग जानते हैं भली भांति, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। और अगर हम लोग इसको देखें तो इंसुलिन के बारे में कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यह हमारे शरीर में कहां से निकलता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यह हमारे शरीर में अग्नाशय नामक जो ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग एक मिक्स्ड ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, तो अग्नाशय नामक ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है। कहां से निकलता है? अग्नाशय नामक या पैंक्रियास नामक ग्लैंड से। यह पेंक्रियास की बीटा सेल से, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और यह करता क्या है? तो हमारे रक्त में शर्करा या शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। शुगर को कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है मधुमेह, जिसे डायबिटीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ इसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि एफ बेटिंग, बेटिंग व बेस्ट, बेटिंग और बेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो सही जवाब इंसुलिन के लिए होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बेटिंग और बेस्ट। आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर एडवर्ड जेनर और रोनाल्ड रॉस और एस ए वेक्समैन के जो अचीवमेंट है उनको आप लोग यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। एक आदमी जो केवल 10 मीटर की दूरी तक साफ नहीं देख पाता, जो 10 मीटर तक दूरी तक साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से इनमें से ग्रसित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो जो इस व्यक्ति की कैपेसिटी या जो विजिबिलिटी है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं है, यानी वो 10 मीटर तक भी साफ नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा दोष होना चाहिए? तो यहाँ पर दिया गया है फोर साइडनेस, यानी कि दूरदृष्टि दोष। कैसे दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है ये, या फिर हम लोग देखें निकट दृष्टि दोष, या जिसे हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, या फिर मोतियाबिंद यहाँ पर आ जाएगा, या फिर दीर्घ दृष्टि, या जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो डियर मैं आपको बताना चाहूंगा दो प्रकार के दृष्टि दोष या अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष को अगर हम लोग डिस्कस करें तो नंबर 1 पर आ जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आंखों से संबंधित दोष होते हैं जब हमारे लेंस में और हमारे आंखों के लेंस की फोकस दूरी अगर अप्रभावित रहे या फिर बिगड़ जाए तो यहाँ पर ये दोष देखने को मिल सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट देख पाता है, वही व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। तो ऐसे दोष को हम लोग यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के नाम से जानेंगे। इसका हम लोग उपचार करते हैं तो हम लोग इसमें उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करने के बाद निकट दृष्टि के दोष को दूर किया जा सकता है।
वही अगर हम लोग बात करें कि इसमें यहां हम लोगों ने बताया कि यहाँ निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अगर हम लोग दूरदृष्टि दोष को डिस्कस करें तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो यहां पर व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर हम लोग इसके उपचार की बात करें तो इसका प्रिकॉशन होगा कि यहां पर उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये दोष हो जाता है। इसके अलावा भी और दोष होते हैं, जैसे प्रेस बायोपिया डिसीज होता है, दृष्टि वैषम्य होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। वही अगर हम लोग बात करें एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता नाम का भी रोग होगा, तो ये अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 10 मीटर की दूरी तक साफ नहीं देख पाया, यानी कि यह व्यक्ति पास की वस्तु ही स्पष्ट देख पा रहा है, दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब कि यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगा तो रिजल्ट क्लियर रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो रिजल्ट क्लियर नहीं हो सकता। तो यहां पर हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे मायोपिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो जितनी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, अपने नोट्स में इन्हें आप लोग राइट करते चले और समय समय पर इनका रिवीजन भी करते चले। चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखने वाले हैं। बड़ा शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर आने वाला है। फिर एनिमल क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूछा गया है। किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आप ध्यान से समझना। पूछा गया है कि सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतु इनमें से किस श्रेणी में आते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ किस श्रेणी के जानवर माने जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है फिशेस यानी मत्स्य वर्ग, या रेप्टाइल सरीसृप, बर्ड्स एविज या पक्षी, या फिर हम लोग देखेंगे एम्फीबियस या जलचर या उभयचर। तो हम लोगों ने देखा होगा रेप्टाइल सांप में कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सभी जानवर रेंग कर चलने वाले जानवरों में आते हैं। ये सभी जानवर कैसे चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जानवरों के अंतर्गत आते हैं। रेंग कर चलना, तो इन जानवरों को, जो जानवर रेंग कर चलते हैं उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है और इसे हम लोग कहते हैं सरीसृप, रेप्टाइल। इन्हें हम लोग रेप्टाइल के नाम से भी जान सकते हैं, रेप्टाइल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये रेंग कर चलते हैं। अगर हम लोग सरीसृपों का अध्ययन की बात करें तो यहाँ सरीसृपों का अध्ययन हो जाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन होगा, तो डियर स्टूडेंट हर्पेटोलॉजी अध्ययन हो जाता है सरीसृपों का। सरीसृपों का अध्ययन करना हर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वही अगर स्पेशली आप लोगों से पूछा जाए सर्पों का अध्ययन करना क्या होगा, तो ऑफियोलॉजी एक ब्रांच होती है। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्नेक्स हम लोग करेंगे। सांपों का अध्ययन करने वाली जो ब्रांच है वह ऑफियोलॉजी जानी जाती है। तो यहां अगर हम लोग बात करें मत्स्य वर्ग की, तो इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी यहां पर मछलियों का अध्ययन करना हो जाएगा। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन करना। सरीसृप मैंने आप लोगों को बता दिया है। वही अगर हम लोग पक्षी की बात करें तो पक्षी का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और आखिरी यहां पर दिया गया है एम्फीबियन, तो एम्फीबियन का अध्ययन करना भी हर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका अध्ययन करना भी हर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। तो इतनी सारी जो जानकारी है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ इसका सही जवाब हम लोग देखने वाले हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रेप्टाइल, ऑप्शन नंबर बी। सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ यहाँ पर सरीसृप होते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सरीसृपों के अंदर कितने हृदय में कक्ष होते हैं, हृदय में कितने चेंबर होते हैं, हार्ट चेंबर कितने होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 3 चेंबर। पर यहाँ एक अपवाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक ऐसा जानवर जो सरीसृप से बिलोंग करता है पर जिसमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसका नाम हो जाता है मगरमच्छ। क्या होने वाला है, मगरमच्छ। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से समझोगे। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन है, आप सभी को पता है ये बात, पर यहां पर पूछा गया उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। हमारे देश के अंदर जितनी भी जो राष्ट्रीय चीजें हैं उन्हें आप लोग अच्छे से उनके वैज्ञानिक नामों के साथ में अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं पर ये इतने इजी नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम लोग अगर देखें पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, एलिफास इंडिकस और बॉस डोमेस्टिकस। तो डियर स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस इन दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है। तो पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है यह बाघ का जीव वैज्ञानिक नाम होता है और हमारे लिए यही ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाने वाला है,
सही जवाब हो जाने वाला है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स ओपन करना है, अभी पढ़ते वक्त ही कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों को मोर का वैज्ञानिक नाम मुझे बताना है, जो हमारा नेशनल बर्ड है। वही आप लोगों को जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन का भी नाम बताना है। वही आप लोगों को बरगद के पेड़ का भी नाम बताना है। वही आप लोगों को 12 सिंघा का नाम भी कमेंट बॉक्स में जाकर अभी इसी वक्त जाकर देना है। तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और इन सभी के जवाब दीजिए। तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। इनमें से कौन सी मछली है, यहाँ वास्तविक मछली या अवास्तविक मछली से संदर्भ में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी एक वास्तविक मछली है। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सिल्वर फिश या फिर इसे डॉग फिश या फिर स्टार फिश और कटल फिश, इन सभी में फिश लगा हुआ है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप सभी को मैं लास्ट 2 सेशन से ये बात बोल रहा हूँ, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन वास्तविक मछली है और कौन वास्तविक मछली नहीं है। यहाँ अगर हम लोग देखें सिल्वर फिश, तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि जो सिल्वर फिश होती है वो एक प्रकार का कीट होता है, ना कि मछली। और यह कीट किस संघ से बिलोंग करती है, तो यह कीट बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से। आप लोगों ने घर पर इस कीट को जरूर देखा होगा, सिल्वर फिश को। वही अगर हम लोग डॉग फिश की बात करें, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन इसको हम लोग बोलते हैं, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन भी इसको कहते हैं। और यह एक प्रकार की वास्तविक मछली है, क्योंकि यह हमारे मत्स्य वर्ग से बिलोंग करती है, जिसे हम लोग शार्क के नाम से भी जानते हैं, शार्क। यह एक रियल फिश है। वही अगर हम लोग स्टार फिश की बात करें, स्टार फिश, एस्टेरियस भी इसका वैज्ञानिक नाम होता है, एस्टेरियस। यह हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन के इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती है, स्टार फिश या तारा मछली। और अगर हम लोग बात करें, यह एक वास्तविक मछली नहीं होती है। और अगर हम लोग कटल फिश की बात करें, तो कटल फिश जो होती है वह हमारे मोलस्का का एक प्राणी माना जाता है। मोलस्का फाइलम जो ऑर्थोपोडा के बाद आता है, उसका एक प्राणी माना जाता है। तो हमें यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है एक जैसे लगेंगे। सही जवाब हमारा डॉग फिश होगा कि सिल्वर फिश, स्टार फिश, कटल फिश रियल फिश नहीं है। वही जो डॉग फिश है हमारे लिए बिल्कुल वास्तविक मछली होने वाली है, जिसे स्कोलियोडॉन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्हें हम लोग शार्क के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार की कार्टिलेजिनस फिश होती है, यानी जो उपास्थल मछलियां होती है। तो आज की श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट किए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए एनिमल क्लासिफिकेशन का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहां पर पूछा गया है कि साइकॉन, ये जिसे हम लोग साइफा के नाम से भी जानते हैं, स्पॉन्जिला जिसे हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से भी जानते हैं, वही यू स्पॉन्जिया जिसे हम लोग बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, किस संघ के उदाहरण में होते हैं। देखिए आप सभी ने एक फाइलम का नाम सुना होगा, जो पहला मल्टी सेलुलर फाइलम माना जाता है जीवों को लेकर, क्योंकि पहली बार बहुकोशिकीय जीव कहां देखने को मिले, पोरीफेरा के अंदर। तो यह प्रोटोजोआ के बाद बना हुआ एक फाइलम था, जिसे हम लोग पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। पोरीफेरा का मतलब होगा कि ऐसे जानवर जिनके शरीर में छिद्र होते हैं, यानी छिद्रधारी जानवर, यानी ये पोरस बॉडी वाले होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर साइकॉन की बात करें, तो साइकॉन जो एनिमल होता है, ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर इसके शरीर में छोटे 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 ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग साइकॉन के नाम से, जिसे साइफा भी कहा जाता है। इन छिद्रों का नाम ऑस्टिया कहा जाता है। इन छिद्रों को हम लोग ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। तो पूरा शरीर इनका छिद्रों से मिलकर बना होता है। ये चट्टानों से लगे हुए एनिमल होते हैं। अगर हम लोग आगे देखें, तो इनके शरीर के शीर्ष भाग पर एक बड़ा सा छिद्र होता है, जिसे हम लोग ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? ऑस्कुलम। तो ये क्या करेंगे कि हम अपने अंदर पानी को ऑस्टिया से ग्रहण करवाते हैं। वही इनके अंदर कॉलर सेल भी, इन्हें हम लोग डिटेल आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनकी सतह पर कॉलर सेल पाई जाती है, जिससे ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने के बाद इसे ऑस्कुलम से बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जो जानवर सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पोरस, इनके शरीर में छिद्र होते हैं, और छिद्र होने के कारण इन्हें पोरीफेरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सही जवाब हमारे लिए क्या होना है कि इसके कौन से फाइलम से बिलोंग करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को मैं आप लोगों को चूज करने वाला हूं, पोरीफेरा इसका बिल्कुल
सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल सिंपलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर वाले ये एनिमल माने जाते हैं। तो चलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, आप इनके लिए तैयार रहे। सेशन पर आप लगातार बने रहे, क्योंकि आप प्रतिदिन आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हम लोग ये श्रृंखला कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप इसका फायदा जरूर आप लोगों को मिलने वाला है, इस बात का दावा हम खुद कर रहे हैं। चलिए तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन 12 हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला, यानी यहाँ पर दिखा गया है कि एक प्रोडक्ट, यहाँ पर एक प्रोड्यूसर प्लांट हो, एक हर्बीवोरस हो और एक नॉन वेजिटेरियन प्लांट हो जो दिखाने वाला हो। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग सभी ने पढ़ा होगा कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले एक उत्पादक आता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। वही अगर उस उत्पादक को कौन खाएगा, तो यहाँ पर उपभोक्ता आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, और ये उपभोक्ता आगे चलकर अपघटक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग टीएल फर्स्ट देखें, टीएल सेकंड देखें और टीएल थर्ड देखें। तो यहाँ उत्पादक में कोई भी हरा पौधा हम लोग लेंगे, हरा पौधा यहाँ पर हम लोग लेंगे। यहाँ पर कोई भी टीएल फर्स्ट पर कोई भी शाकाहारी जीव आ जाता है, हर्बीवोरस प्लांट, और यहाँ पर टीएल सेकंड और टीएल थर्ड में, इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो नॉन वेजिटेरियन एनिमल आता है, जिन्हें हम लोग मांसाहारी प्राणी के नाम से भी जान सकते हैं। तो चलिए इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ के ऑप्शन को मैच कर लेते हैं कि यहाँ कौन है जो हरा होता है और जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो यहाँ घास भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है, मछली और बाघ यहाँ पर रॉन्ग होने वाला है। यहाँ पर अगर हम शाकाहारी को देखें तो खरगोश और कीट, यहाँ अगर हम कीट की बात करें तो यहाँ, क्योंकि हमें थर्ड पर चाहिए मांसाहारी जीव, जो हाथी हमारा नहीं होगा, इसका सही जवाब खरगोश और बाघ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होने वाला है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया है आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको ध्यान से समझना है, किस कारण से स्टोन कैंसर हो जाता है। स्टोन कैंसर टर्म से आप लोग क्या समझते हैं कि स्टोन कैंसर क्या होता है, जिसे हम लोग मार्बल कैंसर के नाम से भी जान सकते हैं। मार्बल कैंसर क्या होता है, मार्बल कैंसर यह क्या होता है। देखिए इसका संबंध जो होगा ये शरीर से नहीं संबंधित है, इसका संबंध होता है अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा के कारण जो अम्लों का निर्माण होता है, ये एसिड क्या करते हैं कि जो संगमरमर होता है, संगमरमर जिसे हम लोग CaCO3 के नाम से जानते हैं, उसे धीरे 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 ये नष्ट करता रहता है, और ये नष्ट हुआ किससे, अम्ल वर्षा के कारण, और इसी को हम लोग मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारे लिए होना है ऑप्शन नंबर ए, यानी आप इसे शरीर से संबंधित ना समझे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यहां पर कौन सा बेस होगा। अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो दो प्रकार के नाइट्रोजन हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए और आरएनए। यहां पर अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो यहां पर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, अगर हम लोग एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन यहां पर अवेलेबल होते हैं। वही अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो यहां भी एडिनिन होगा, यहां भी ग्वानिन होगा, यहां भी साइटोसिन होगा, पर इस थाइमिन की जगह यहां पर यूरेसिल अवेलेबल रहता है। अगर हम लोग चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो यहां आरएनए में थाइमिन के स्थान पर इसका रिप्लेसमेंट करेगा कौन, यूरेसिल। तो इसका सही जवाब यूरेसिल होगा कि थाइमिन के स्थान पर यहां यूरेसिल अवेलेबल रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, गलसुआ जिसे हम लोग मम्स कहते हैं, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसुआ यह रोग सभी को लगभग लगभग हो जाता है अपने जीवन काल में। इसमें होता क्या है कि हमारे गाल के एक तरफ स्वेलिंग आ जाती है। एक्चुअल में ये स्वेलिंग जो होती है हमारे अंदर जो लार ग्रंथि होती है, और इस लार ग्रंथि का नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि। तो इस पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाने के कारण यह स्वेलिंग होती है। तो गाल के एक हिस्से में यह स्वेलिंग होती है। अगर हम लोग बात करें मम्स की, तो मम्स एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग होता है, यह एक वायरल डिसीज होता है। तो अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन पैदा करता है, तो अगर हम लोग देखें तो कहां पर होगा, इन पैरोटिड ग्लैंड, जो लार ग्रंथि होगी, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा। अगर हम इसको हिंदी में पढ़े तो कर्ण पूर्व ग्रंथि में, जो हमारे कान के पास स्थित होती है, पर यह लार ग्रंथि मानी जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है कि इटाई इटाई नामक बीमारी
कौन सी धातु के लिए उत्तरदायी होती है, यानी इटाई इटाई नामक रोग किस धातु की अधिकता के कारण हमारे शरीर में होता है। तो धातुओं की अधिकता से काफी सारी बीमारियां होती है, इसमें कैडमियम, क्रोमियम, निकल और पारा। आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि इटाई इटाई कैडमियम के अत्यधिक हमारे अंदर डिपोजिशन के कारण होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इसका सिम्टम होता है कि यह जोड़ों में जमा होकर जोड़ों में दर्द की स्थिति को निर्मित करता है। तो इटाई इटाई रोग किससे संबंधित है, वही आपको बताना है, कैडमियम। वही अगर हम लोग विल्सन की बात करें तो विल्सन डिसीज होगा, ये तांबे से संबंधित होता है। वही अगर मिनी माता की बात करें तो मिनी माता का संबंध पारे से संबंधित होता है, एचजी से संबंधित होता है। तो इतने सारे रोग आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 17 आज के सेशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सूची 1 में दिए गए संक्रामक रोगों को, संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो इन्फेक्शियस सोर्स होते हैं, यानी कि कंटेंजियन डिसीज जो फैल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, का सूची 2 में दिए गए रोगों से मिलान करना है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया का कौन सा रोग यहाँ पर दिया गया, तो अगर हम लोग देखें कालाजार एक प्रकार का प्रोटोजोआ से होता है, वही ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक जो होगा यह एक जीवाणु से होगा, तपेदिक जीवाणु से होगा, इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होगा, वही दाद कवक से होगा, और कालाजार एक प्रोटोजोआ का रोग होता है। तो आप इनके अकॉर्डिंग इसे मैच कीजिएगा कि यहां पर यहां बैक्टीरिया का होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, और ए का यहां पर सेकंड हमें एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इन क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर देके रखा है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी। तो नेचुरल सिलेक्शन काफी प्रचलित पुस्तक है, काफी पॉपुलर है, और नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ये मानी जाती है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो बुक है वो चार्ल्स डार्विन, डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनका एक थ्योरी जो काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आ सकता है, कि प्राकृतिक चयन, यानी कि प्रकृति द्वारा उसका चयन किया जाता है जो संघर्षमय होगा, जो संघर्ष करता है। अगर हम लोग इनके एक थ्योरी की बात करें तो यहां पर इनके द्वारा एक थ्योरी भी प्रस्तुत किया गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। आप अपने नोट्स में इस बात को लिख लें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहां पर चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है कि किसी जीवित देह में, यानी कि जीवित व्यक्ति के अंदर या जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की अचानक मृत्यु हो जाना। जीवित शरीर में किसी भाग में, अंग में ऊतक या कोशिकाओं की जो मृत्यु हो जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा टर्म आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर, एक बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। अगर यहाँ नेक्रोसिस का मतलब होगा कि जब हमारे शरीर से ऊतक या कोई भी सेल, टिश्यू या कोई भी सेल जब सडन डेथ कर जाती है या फिर इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो इस अचानक मृत्यु को हम लोग नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। चलिए तो यहां पर हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस और नियोप्लेसिया। सही जवाब इसका नेक्रोसिस होगा। नेफ्रोसिस जो है यह किडनी से संबंधित एक रोग होता है जो नेफ्रॉन में होता है ना। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग 19 कवर हम लोगों ने किया। आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। यानी यहाँ पर आप लोगों को पहचानना है कि कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं होने वाला है, तो इसमें रक्त, अस्थि, त्वचा या स्नायु देके रखा है। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, वही अस्थि भी एक कनेक्टिव टिश्यू होगा। त्वचा हमारे अंदर एपिथेलियल यानी कि उपकला ऊतक का एग्जाम्पल होता है, उपकला ऊतक का एग्जाम्पल होता है, इसलिए इसका सही जवाब हमारे लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। त्वचा एक प्रकार का उपकला ऊतक मानी जाती है। चलिए काफी अच्छे क्वेश्चन थे आज की सीरीज में। 2020 श्रृंखला के मॉक 24 में मैंने आपसे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज हर सेशन की तरह आज के इस सेशन में भी अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। आप सभी के लिए होमवर्क है, आप यहाँ पर इसको होमवर्क में नोट करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है कि टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किसे टीकों द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है चेचक, मधुमेह,
पोलियो, और एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया काली खांसी। अच्छा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका जवाब देना है, और जवाब देने का तरीका मैं आपसे हर बार शेयर कर रहा हूं, आपको किसी भी बात को बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना है ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।